नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस फ्रेंड जी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं सीएचएसएल मेंस 2025 के जीएस के क्वेश्चन को, जिसमें 20 के 20 क्वेश्चन वन लाइनर आए थे। 20 के 20 क्वेश्चन वन लाइनर आए थे और 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से थे। मैं आप लोगों को कहता हूं, स्टैटिक जीके और करंट पे पकड़ बनाओ, आप लोगों का जीएस में सबसे अच्छा स्कोर रहेगा, सबसे अच्छा स्कोर रहेगा। तो सीएचएसएल मेंस में जो 20 के 20 क्वेश्चन आए थे, वन लाइनर आए थे, और इसमें 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आए थे। और साइंस के क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, साइंस का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, आप लोग इसी के अनुसार अंदाजा लगा सकते हो कि आपके सीजीएल का पेपर किस टाइप का आएगा, और उसमें भी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की अधिकता रहेगी। तो आप लोग इस अनुसार से सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी जो कि आगे एग्जाम होने वाला है, इस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेखों को सबसे पहले सही सही किसने पढ़ा? तो इलाहाबाद स्तंभ लेखों को सबसे पहले सही सही किसने पढ़ा? तो इसका सही आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सही सही पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इलाहाबाद स्तंभ लेख को सही सही पढ़ा था। ठीक है, देखिए इसके रचयिता हरिसेन है, हरिसेन है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचयिता हरिसेन है, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। क्या थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और बात करें इलाहाबाद स्तंभ लेख की भाषा, तो संस्कृत भाषा थी और लिपि ब्राह्मी लिपि थी। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा और लिपि ब्राह्मी लिपि थी। देखिए इलाहाबाद स्तंभ लेख में किसका वर्णन है? तो समुद्रगुप्त के विजयों की वर्णन है, समुद्रगुप्त के विजयों की वर्णन है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ किले में स्थापित होने से पहले कहाँ स्थित था? तो इलाहाबाद स्तंभ किले में स्थापित होने से पहले कहाँ स्थित था? तो इसका सही आंसर होगा कौशाम्बी। कहाँ? कौशाम्बी। देखिए कौशाम्बी, इलाहाबाद के किले में स्थापित होने से पहले कहाँ था? तो कौशाम्बी में था। अभी कहाँ है इलाहाबाद किला? प्रयागराज में है। ठीक है, कुछ विद्वानों के माने तो अकबर ने इसको यहाँ पे स्थानांतरित किया था, कुछ विद्वानों के माने अकबर ने यहाँ पे स्थानांतरित किया था। लेकिन कनिंघम की बात करें तो उसने कहा कि फिरोज शाह तुगलक ने इलाहाबाद में इसको स्तंभ को स्थापित किया था, और कनिंघम के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे इसको लाया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मौसम से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है? मौसम से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। तो मौसम से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। देखिए मौसम संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल, तूफान, कोहरा, सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। और क्षोभ मंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत है, जो कि 8 से लेके 15 किलोमीटर तक फैली है, जो कि 8 से लेके 15 किलोमीटर तक फैली है। इसमें जलवाष्प और एरोसेल की अधिकता होती है, जिससे मौसम बनता है। तो मौसम किससे बनता है? जलवाष्प और एरोसेल से बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत माता पेंटिंग किसने बनाई? भारत माता पेंटिंग किसने बनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत माता पेंटिंग किसने बनाई? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। तो देखिए भारत माता पेंटिंग किसने बनाई? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई। कब बनाई? 1905 में बनाई। और किस शैली का था? तो भारतीय चित्रकला शैली का था। ठीक है, 4 भुजाओं वाली देवी, जिनके हाथों में अन्न, वस्त्र, शिक्षा और दीक्षा का माला था, जो कि आत्मनिर्भरता और संस्कृति की प्रतीक है, जो कि आत्मनिर्भरता और संस्कृति की प्रतीक है। यह पेंटिंग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने का सशक्त प्रतीक था। क्या था? सशक्त प्रतीक था। ठीक है, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित था? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सलाह, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सलाह। तो आर्टिकल 143 का संबंध किससे था? तो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सलाह। देखिए आप लोग किसी को 143 कह देते हैं, 143 आप लोग समझते हैं ना, किसी को आप लोग 143 कह देते हैं तो वो आप लोगों को क्या करने लगता है? आप लोगों को सलाह देने लगता है, आप लोगों को सलाह देने लगता है। आप जिसको 143 बोल दे तो वो आप लोगों को सलाह देने लगेगी। अपनी वाली को क्या बोल दीजिए? 143 बोल दीजिए, फिर वो आप लोगों को क्या देने लगेगी? सलाह देने लगेगी, और आपको सलाह मानना पड़ेगा। तो आर्टिकल 143 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिया जाता है। ठीक है, देखिए सलाहकारी शक्ति, राष्ट्रपति ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं जो कि कानून के प्रश्न या सार्वजनिक महत्व का हो। ठीक है, अगर बात करें उदाहरण की, तो 1992 का कावेरी जल विवाद, 1998 का तृतीय न्यायाधीश मामला, ये सब किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यकारी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पीएम यशस्वी योजना का पूरा नाम क्या है? पीएम यशस्वी योजना का पूरा नाम क्या है? तो देखिए यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। क्या है? यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। याद रह जाएगा, पीएम यशस्वी योजना का पूरा नाम क्या है? तो यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और किस खिलाड़ी ने 2 बार पदक जीता। तो देखिए कुल मेडल की बात करें तो 6 मेडल जीते थे 2024 ओलंपिक में, और मनु भाकर जिसका संबंध निशानेबाजी से है, इसने 2 पदक जीते थे। इसने 2 पदक जीते थे। देखिए इसका आयोजन, यह प्रतियोगिता 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक मुख्य रूप से पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। ठीक है, भारत ने 1 रजत 5 कांस्य सहित 6 पदक जीते थे, कुल 6 पदक, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक था। ठीक है, रजत नीरज चोपड़ा को मिला था, जो इससे पहले 2020 के ओलंपिक में 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके थे। ठीक है, नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल, सरोजजीत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल, स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, अमन सहरावत कुश्ती, और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, विशेष उपलब्धि, मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। भागीदारी इसमें 200 से अधिक देशों ने भाग लिया था, इसमें 200 से अधिक देशों ने भाग लिया था, और 10,813 खिलाड़ियों ने भी भाग लिया था। 10,813 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, इस बार ओपनिंग सेरेमनी कहाँ की गई थी, तो स्टेडियम के बजाय सीन नदी में किया गया था। कहाँ किया गया था ओपनिंग सेरेमनी, तो सीन नदी में किया गया था, सीन नदी में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नुआखाई त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन मैंने आपको 10,000 बार कराया होगा। नुआखाई त्यौहार किस राज्य में संबंधित है, तो देखिए ओडिशा से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, देखिए नुआ का अर्थ होता है नया, खाई का अर्थ होता है खाना। इस दिन किसान अपनी फसल को समलेश्वरी देवी को अर्पित करता है। ये मैंने आपको बताया था कि समलेश्वरी देवी को अर्पित होता है। नुआ खाई त्यौहार किसको अर्पित होता है, तो समलेश्वरी देवी को अर्पित होता है। यह त्यौहार समृद्धि, अच्छी फसल, परिवार में एकता और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। घर की मुखिया पहली फसल को देवी को भोग लगाते हैं। देवी कौन सी होती है, तो समलेश्वरी देवी होती है। ठीक है, देखिए नुआखाई इस त्यौहार में सभी एक दूसरे को नुआखाई जुहार कहकर बधाई देते हैं। क्या कहकर बधाई देते हैं, तो नुआखाई जुहार कह के बधाई देते हैं। ठीक है, त्यौहार के दौरान रसकली गीत गाए जाते हैं। कौन सा गीत, रसकली गीत गाए जाते हैं। कौन सा गीत गाए जाते हैं, तो रसकली गीत गाए जाते हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कालबेलिया मैंने बोला था राजा के स्थान पे जाके क्या कर लिया, काल बुला लिया। राजा के स्थान पे जाके क्या कर लिया, तो काल बुला लिया। तो कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। मैंने आप लोगों को ठीक से कराया था, राजा के स्थान पे जाके काल बुला लिया, काल बुला लिया। ठीक है, नर्तकियां क्या करती है, काले रंग के घेरेदार लहंगे पहनकर सांप की तरह नृत्य करती है। पुरुष सदस्य पुंगी, खंजड़ी और डफली बजाते हैं। क्या करते हैं, पुरुष पुंगी, खंजड़ी और डफली बजाते हैं। यह नृत्य खुशी के मौके के उत्सव पर किया जाता है। खुशी के मौकों के उत्सव पर किया जाता है। इसके प्रमुख नर्तकी की बात करें तो गुलाबो सपेरा, ये मैंने आपको बताया था। इसकी प्रमुख नर्तकी कौन है, तो गुलाबो सपेरा है। गुलाबो सपेरा है। कौन है, गुलाबो सपेरा है। ठीक है, इसको 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, तो कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देवदासी परंपरा किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको भी 2-4 बार से ज्यादा कराया है कि देवदासी परंपरा किस नृत्य से जुड़ी है, तो भरतनाट्यम से जुड़ी है, और इसका संबंध तमिलनाडु से। देवदासी परंपरा किस नृत्य से जुड़ी है, तो भरतनाट्यम से जुड़ी है। ठीक है, तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय मंदिरों में भरतनाट्यम किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ओडिसी में भी पहले दासी वाला था ये सिस्टम। ठीक है, ओडिसी नृत्य में भी दासी वाला सिस्टम था। देखिए भरतनाट्यम को पहले सादी रट्टम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सादी रट्टम भी कहा जाता था, और इसको दासी अट्टम भी कहा जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजा महाबली के आगमन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ओणम मनाया जाता है। राजा महाबली के आगमन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है। कहाँ, केरल में। कहाँ मनाया जाता है, केरल में। और इसी त्यौहार के दौरान नौका दौर भी होता है। नौका दौर भी होता है। ठीक है, नौका दौर को क्या कहते हैं, वल्लम काली कहते हैं। ठीक है, और शानदार भोज भी होता है। लोग राजा महाबली के स्वागत के लिए घरों के आंगन में फूलों की रंगोली, जैसे पुक्कलम कहते हैं, फूलों की रंगोली जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो पुक्कलम कहते हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, फूलों की जो रंगोली बनाते हैं उसे पुक्कलम कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, कीमतों पर नियंत्रण और शरणार्थियों को पुनर्वास पर निर्धारित था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। यह योजना बहुत सफल रही। इसका लक्ष्य था 2.1% और मुकाबले विकास दर कितना था, 3.61%। कितना लक्ष्य था, 2.1%।
और इसने अर्जित कितना किया 3.61%। ठीक है। 1956 के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। के.एन. राज थे इसके सूत्रधार। कौन थे? तो के.एन. राज थे। कौन थे? के.एन. राज थे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तीसरा पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय कौन थे प्रधानमंत्री? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना कहाँ तक चली थी? तो 1961 से 1966 तक चली थी। 1961 से 1966 तक चली थी। 1966 तक चली थी। इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 तक और डॉक्टर एस राधाकृष्ण 1962 से 67 तक भारत के राष्ट्रपति थे। और यह योजना गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है, जिसके उपाध्यक्ष डी.आर. गाडगिल थे। कौन थे? डी.आर. गाडगिल थे। ठीक है। इसको कौन सा योजना भी कहते हैं? तो गाडगिल योजना भी कहते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1833 का वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1833 का वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए इसमें क्या किया गया था? व्यापार समाप्त करके केवल प्रशासन पर लागू किया गया था। व्यापार समाप्त करके केवल प्रशासनिक निकाय लागू किया गया था। देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत में के गवर्नर जनरल बना दिए गए थे इसी एक्ट के तहत। आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आ सकता है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन भी इसी एक्ट में किया गया था। ठीक है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें भेदभाव को भी हटाया गया था, भेदभाव को भी वंचित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी और L1 तथा L2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? पृथ्वी और L1 तथा L2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर। लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर। तो पृथ्वी और L1 तथा L2 बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग कितनी थी? तो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर। 1.5 मिलियन किलोमीटर था। देखिए उसके बाद औरंगजेब के दक्कन अभियान के संदर्भ में क्वेश्चन आया था। औरंगजेब के दक्कन अभियान के संदर्भ में क्वेश्चन आया था। देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था। बस यही क्वेश्चन था जो कि स्टेटमेंट बेस्ड था। तो इसके बारे में स्टूडेंट आंसर सही से नहीं बता पाए कि कौन कौन सा ऑप्शन था, इसीलिए मैंने इसको आंसर तो इसका औरंगजेब ने गोलकुंडा का किला जीत लिया था ये है, लेकिन इसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया था। शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में हो गई थी। इसके बाद संभाजी के बाद में ताराबाई के नेतृत्व में मराठाओं ने गुरिल्ला युद्ध, जिसको छापामार युद्ध भी कहते हैं, इसको अपनाकर मुगलों को क्या की थी? तो कड़ी टक्कर दी थी। मुगलों को क्या की थी? तो कड़ी टक्कर दी थी। ठीक है। दक्कन अभियान के दौरान औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। 1707 में कब हुआ था? 1707 में। इससे मुगल साम्राज्य का पतन भी शुरू हो गया था। मुगल साम्राज्य का पतन भी शुरू हो गया था। ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिला न्यायालयों में PWD पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए रैंप की सुविधा के संबंधित क्या तथ्य है? ठीक है। तो जिला न्यायालयों में PWD के रैंप की सुविधा से क्या संबंधित है? तो लगभग 50% कोर्ट्स में रैंप की सुविधा, लगभग 50% कोर्ट्स में रैंप की सुविधा। ठीक है। लगभग 50% कोर्ट्स में रैंप की सुविधा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है परास दूरबीन कहाँ स्थापित किए गए? तो परास दूरबीन कहाँ स्थापित किए गए? तो माउंट आबू गुरु शिखर राजस्थान में। तो परास दूरबीन कहाँ स्थापित किए गए थे? माउंट आबू गुरु शिखर राजस्थान में। गुरु शिखर राजस्थान में। ठीक है। तो परास दूरबीन कहाँ स्थापित किए गए थे? माउंट आबू गुरु शिखर राजस्थान में स्थापित किए गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहन बगान एथलेटिक क्लब किस शहर में है? तो कोलकाता में। मोहन बगान एथलेटिक क्लब किस शहर में है? तो कोलकाता में। देखिए कोलकाता एक फुटबॉल क्लब है। क्या है? एक फुटबॉल क्लब है। फुटबॉल क्लब है। ठीक है। तो ये कोलकाता में है, इसका पश्चिम बंगाल भारत में। यह इसकी स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1889 को। 15 अगस्त 1889 को। 1911 में इसने आईफा शील्ड जीत लिया था। IFA शील्ड जीत लिया था। पहला भारतीय क्लब बना था IFA शील्ड जीतने वाला, जो कि ब्रिटिश टीम के खिलाफ था। ब्रिटिश टीम को हराया था। ठीक है। कब? 1911 में ब्रिटिश टीम को हराया था। ठीक है। इसे 1989 में नेशनल क्लब ऑफ इंडिया का खिताब मिला था। इसे 1989 में क्या मिला था? नेशनल क्लब ऑफ इंडिया का खिताब मिला था। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो कि हम लोगों को नहीं मिल पाया। ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिया और आप लोग इसी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके CGL एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आएंगे जो कि मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ वो भी ट्रिक के माध्यम से। अगर आप लोग मेरे सभी वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हैं तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर ऐसा प्रश्न आएगा ना, अगर सेम टू सेम ऐसा प्रश्न आएगा ना, तो 20 क्वेश्चन मेरे PDF से आएगा। अगर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन जो है ना मेरे PDF से ही आएंगे। 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि 20 क्वेश्चन मेरे PDF से आएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग अपनी तैयारी को इसी तरह जारी रखेंगे। धन्यवाद।